हेलो दोस्तों, मैं अंजनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स 08 में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि हिंदी हर एक कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यूपी टेट को मद्देनज़र रखते हुए और सुपर टेट तथा यूपी एसआई को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी भाषा का व्याकरण। ठीक है, तो आज आप लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत हम लोग को किन किन बातों पर विचार करना होता है। ठीक है, तो दोस्त, जैसा कि आप लोग हेडिंग जानते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप उस विषय के बारे में भली भांति जान लीजिए। ठीक है, आखिर इसके परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हेडिंग है हमारा हिंदी भाषा का व्याकरण, इसमें आपको मूल रूप से 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे, मतलब 3 शब्द दिख रहे हैं। एक हिंदी, दूसरा भाषा और तीसरा व्याकरण। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, व्याकरण क्या है। इन जब तीनों चीज़ों का हम लोग अर्थ जान जाएंगे तो यकीन मानिए हिंदी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं, है ना, एक प्रश्न ये हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या है और भाषा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, जो भाषा है वो संस्कृत का एक धातु है। संस्कृत का एक धातु है जिसका नाम भास है, मतलब संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो भाषा बना हुआ है। अब धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया। जैसे हिंदी में खाना पीना रोना गाना ये सब क्रिया बोली जाती है, वैसे ही संस्कृत भाषा में जो धातु है वो क्रिया को बोला जाता है। ठीक है, तो जो संस्कृत का भास धातु है उसी से क्या बना हुआ है? भाषा बना हुआ है। अब भास चूंकि भास धातु से बना हुआ है तो भास का अर्थ क्या होता है? देखिए, भास का अर्थ होता है विचार व्यक्त करना। ठीक है, विचार व्यक्त करना। भास का अर्थ क्या होता है हिंदी में? संस्कृत में जो है भास धातु है और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है विचारों को व्यक्त करना या विचार व्यक्त करना। ठीक है, ये तो जान गए कि भास का अर्थ होता है विचार व्यक्त करना। अब हमको जानना है कि आखिरकार विचार होता क्या है। देखिए, प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में विचार शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन यकीन मानिए, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि हम विचार के बारे में भली प्रकार परिचित नहीं हैं। तो ये जानना अति आवश्यक है कि आखिरकार विचार कहते किसको है। ठीक है, तो आखिरकार विचार कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं आज कि विचार होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं और यहाँ पे सब स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि विचार क्या है? मानव मन की अध्वन्यात्मक भाव है। देखिए, जो विचार होता है वो मनुष्य के मन का ना सुनाई देने वाला भाव होता है। अगर यदि आप इन विचारों को व्यक्त कर देते हैं, मतलब कि दूसरे को बता देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाती है अभिव्यक्ति। ठीक है ना, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति आप कर देते हैं। ठीक है ना, और जिसके माध्यम से आप विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने, उसी साधन को हम लोग भाषा बोलते हैं। अर्थात भाषा का डेफिनेशन यहाँ से क्या निकला, परिभाषा, कि मानव मन की अध्वन्यात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विचार क्या होता है? तो मनुष्य के मन की न सुनाई देने वाली भाव होती है। ठीक है, और जब हम इन भावों को जिन साधनों से दूसरे तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं उसे भाषा बोलते हैं। मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अध्वन्यात्मक भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप भाषा के बारे में जान गए। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, प्रश्न यहाँ से कहाँ से पूछ सकता है? एक प्रश्न यहाँ पे है कि भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है, तो आप बोलेंगे भास धातु से बना है। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्योंकि टेट सी टेट में पूछ सकता है, सुपर टेट में भी पूछने की बहुत ही मतलब चांसेस हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये यूपीएसआई के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दे सकता है
कि विचार का अर्थ क्या होता है, तो मानव मन की ध्वन्यात्मक भाव और ध्वन्यात्मक भाव ऐसे बना के दे सकता है। तो याद रखिए कि बिना ध्वनि का और ध्वन्यात्मक भाव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाषा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है? पहला जो होता है वो होता है मौखिक भाषा, जो कि हम बोल करके, मतलब मुख से बोल करके, जिस भाषा को हम मुख से बोल करके अपने भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, यदि हम लिख करके अपने मन के अध्वन्यात्मक भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं लेटर के माध्यम से, तो हो गया लिखित भाषा। और तीसरा हो गया यदि हम अपने मन के अध्वन्यात्मक न सुनाई देने वाले भावों को संकेतों के माध्यम से, जैसे कि आप देखते हैं जो लोग बहरे होते हैं उनको संकेतों के माध्यम से सुनाया जाता है, मतलब बताया जाता है, तो वो सांकेतिक भाषा हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भाषा परिवार से, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारी जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो देखिए, हमारी जो हिंदी है वो भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हमारी हिंदी, भारूपीय के अर्थ होता है भारत और यूरोप, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमारी हिंदी आती है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यहाँ कितने भाषा परिवार हैं। तो हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार हैं। पहला कौन है? पहला है भारूपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। अब देखिए, ये प्रतिशतता से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, मतलब कौन सा भाषा परिवार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप कि भारूपीय भाषा परिवार का प्रयोग होता है 73%। द्रविड़ भाषा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ से कि लिखा है आपको 25%, ठीक है। और आस्ट्रिक भाषा 1.3% और उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा 0.7%, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लाता रहूँ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भाषा के बारे में, अब ये दोनों मिला करके पढ़ेंगे कि आखिरकार हिंदी भाषा जो यहाँ पे लिखा है वो कहाँ से आई। तो देखिए, विश्व की सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत भाषा है, जो हमारी खुद की भाषा थी, हमारे पूर्वजों की भाषा थी, हमारी पुरखों की भाषा थी, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पुरानी भाषा कौन थी, मैं बता रहा हूँ आपसे। विश्व की सबसे पुरानी भाषा हमारी भाषा थी संस्कृत भाषा, ठीक है। हमारी संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा के 2 भाग थे। एक भाग जिसमें जन सामान्य की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, और दूसरा था जो कि वैदिक संस्कृत जिसको बोलते थे, जिसमें कि वेदों पुराणों उपनिषदों की रचना हुई है, मतलब जो आचार्यों की भाषा होती थी, मतलब कि सर्वोत्तम किस्म का बोल सकते हैं संस्कृत उसमें था। जैसे हमारे यहाँ साहित्यिक हिंदी आ जाती है, सामान्य हिंदी आ जाती है, वैसी टाइप का। तो देखिए, वैदिक संस्कृत के 2 पार्ट थे। वैदिक संस्कृत जिसमें कि वेदों और उपनिषदों की रचना हुई है, और दूसरा था इसका पार्ट लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चूँकि रामायण और महाभारत कथा थे, इसलिए जन सामान्य को ये समझ में आया, इसीलिए इसका लौकिक संस्कृत में रचना किया गया होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से ये पूछ देता है कि हिंदी भाषा का निर्माण किस भाषा से हुआ है। देखिए, जब हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग जानते हैं संस्कृत, क्वेश्चन में दे दिया, आंसर में मतलब जिससे विकल्प में दे दिया आपका संस्कृत, दूसरा दे दिया वैदिक संस्कृत, तीसरा दे दिया लौकिक संस्कृत, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे? तो आप यहाँ पे मारेंगे लौकिक संस्कृत। अगर लौकिक नहीं दिया, वैदिक नहीं दिया, सिर्फ संस्कृत दिया, तो आप संस्कृत आंसर मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जब विकृत रूप हुआ, मतलब क्या हुआ कि जन सामान्य को समझाने के लिए लौकिक संस्कृत भी जब कठिन होने लगा,
तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन किसने किया था, तो ये परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से, मतलब कह सकते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की भाषा थी, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत से क्या हुआ, पाली भाषा का निर्माण हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध ने जन संपर्क, मतलब लोगों को अपना उपदेश देने के लिए तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किए हैं महात्मा बुद्ध, उस भाषा को क्या बोलते हैं, पाली भाषा। फिर उनके बाद आप जानते हैं कि आए जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के महावीर स्वामी ने अपने जन सामान्य से, मतलब कि लोगों से संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो था प्राकृत भाषा। तो पाली का जब विकृत रूप हुआ, मतलब पाली थोड़ा सा और चेंज हुआ, तो क्या हुआ, प्राकृत में बदल गया, जिसका प्रयोग महावीर स्वामी ने किया। फिर जब प्राकृत थोड़ा सा बदला, मतलब इसमें भी और ज़्यादा त्रुटि आई, मतलब बदलाव आया, तो भाषाई अपभ्रंश, ठीक है। अब अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला प्रयोग स्वयंभू ने किया है। ये क्वेश्चन याद रखिए, पाली भाषा बुद्ध की, प्राकृत भाषा महावीर की, अपभ्रंश भाषा स्वयंभू की। ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, ठीक है। पाउमचर्यु मतलब राम काव्य जिसका हिंदी बोल सकते हैं, पाउमचर्यु में अपभ्रंश जो है स्वयंभू ने यूज किया था। सबसे पहले स्वयंभू ने ही अपभ्रंश का विकास किया था। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अपभ्रंश का जब रूप बिगड़ा, तो देखिए यहाँ पे मैं सरसैनी अपभ्रंश लिखा हूँ, यहाँ पे आपको क्रम में मिलेगा अवहट, ठीक है, और अवहट के बाद सीधे दिखती है आपको हिंदी। लेकिन क्या था कि अपभ्रंश भाषा के बहुत सारे पार्ट थे, ठीक है ना, कई भाग थे, उसी में से एक आता है सरसैनी अपभ्रंश। अवहट का सामान्य अर्थ होता है अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप। तो एक तरीके से मानिए तो सरसैनी भी अवहट के अंतर्गत आती है। तो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप सरसैनी अपभ्रंश हुआ, ठीक है। और इसी से जाकर के किसका निर्माण हुआ, हमारे हिंदी का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हिंदी का निर्माण किस भाषा से हुआ, और ऑप्शन में दे दिया अपभ्रंश से, सरसैनी अपभ्रंश से, क्योंकि ऐसा देता नहीं है लेकिन दे दे, तो उसके बाद लिख देगा संस्कृत से, फिर इसमें से लिख देगा कोई नहीं। तो आप मारेंगे सरसैनी अपभ्रंश, क्योंकि देखिए सबसे नज़दीक वाला आंसर मारते हैं। क्यों, क्योंकि हिंदी का तुरंत विकास सरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। तो कभी भी अगर हिंदी भाषा की आदि जननी कह के प्रश्न आए तो आप मारेंगे संस्कृत। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विकास के क्रम में सबसे नज़दीक कौन है हिंदी के। तो उसमें आप पहले अगर ऑप्शन होगा तो मारेंगे सरसैनी अपभ्रंश, अगर ये नहीं हुआ तो मारेंगे अपभ्रंश, अगर वो नहीं हुआ फिर मारेंगे आप लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत नहीं रहा तब आप जाके मारेंगे क्या, संस्कृत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी बातें, ठीक है। अब हम लोग हिंदी भाषा तक पढ़ लिए, अब हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने, सोचने, मतलब कि सारे क्रियाकलाप, लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने, समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं या जिस विषय का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। मतलब व्याकरण वह साधन है, आप बोल सकते हो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी विषय को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि कर पाते हैं, ठीक है, उसे ही व्याकरण बोलते हैं। अब हिंदी भाषा का व्याकरण मतलब कि हिंदी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने, मतलब शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए जिस व्याकरण का यूज करेंगे उसको क्या बोल देंगे, हिंदी भाषा का व्याकरण, ठीक है। और हिंदी भाषा को 3 पार्ट में बांट करके हम क्या करते हैं, संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करते हैं। अब देखिए कौन कौन सा पार्ट है। पहला पार्ट है इसका वर्ण विचार, मतलब कि हम सबसे पहले वर्णों के बारे में जानते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, हम शब्दों के बारे में जानते हैं। तीसरा होता है वाक्य विचार, ठीक है, वाक्यों के बारे में जानते हैं। देखिए अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। नहीं जानते हैं तो कोई नहीं, मैं आगे वाले वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है।
इतना मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि देखिए, वाक्य जो होता है वो किससे बना होता है? शब्दों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और जो शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो फिर एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार वर्ण किससे मिलकर के बने होते हैं। तो आखिरकार वर्ण किससे मिलकर के बने होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और हमारी अगली वीडियो का यही टॉपिक है और हम शुरू करेंगे कि वर्ण किससे मिलकर के बना होता है और वर्णों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।